हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और जो आज की कहानी है बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और आपको एक सीख भी देने वाली है कहानी। तो चलिए फिर जल्दी से कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको सारी कहानियों को नोटिफिकेशन आता रहे और आपको सबसे पहले मेरी कहानी मिल सके। और आप लोग जो मेरी कहानियों को सपोर्ट दिखा रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कहानी कुछ यूँ है। जेल में आखिर हर रोज़ रात को मुजरिम औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता था? यह मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाला सवाल था। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह दिल्ली जेल का एक खौफनाक वाक़या है और मैं इस जेल की जेलर हूँ। मेरा नाम सुनैना है। आज की रात बहुत डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घरवाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ रहे, मगर 2-3 दिन पहले अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी अचानक से नींद खुल गई और एक बहुत ही डरावनी आवाज़ मुझे दरवाजे पर सुनाई दी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वे मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ। क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो लगभग 32 साल की खूबसूरत जवान सी लड़की थी। बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था और ना ही मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी उसके साथ जेल जाऊंगी। आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वो कहने लगी, भगवान के लिए अभी मुझे छुपा दो कहीं पर, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी। मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसकी मदद की तो खुद से बाहर निकाल दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपा दो वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी की टंकी के पास ले गई। मैंने कहा कि तुम इस पानी की टंकी में छुप जाओ। वो मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने कहा, जाओ जल्दी छुप जाओ। लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि पानी में कूदने से तो बेहतर है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन मेरे कहने से वह पानी की टंकी में छुप गई और मैं नीचे आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले आए तो मेरे घर की तलाशी लेने लगे। और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी कि तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह दी हो। मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान को बन आई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी की टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही साबित हुआ। वो खाली हाथ नीचे चले आए।
पहले वाला कहने लगा, मैडम जी वो इस घर में नहीं है, मेरा ख्याल है कि वह इस इलाके से निकल गई है। और वो बातें करते वक्त घर से निकलकर बाहर चले गए तो मैंने सुकून की चैन की सांस ली। उनकी बातों से पता चला कि वह ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए थे। उनके जाने के बाद मैं छत पर गई और ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वह थर थर काँप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यह कह रही है कि दिल्ली जेल से एक महिला कैदी फरार है, तो क्या वाकई तुम मुजरिम हो? मेरा सवाल सुनकर वो कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं एक जेलर हूँ। मैंने पूछा, आप जेलर हो फिर भी भाग रही हो? तो वह कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है। मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं यह सब आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी दिल्ली की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ की क्या हालत है। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही जानने का शौक़ हो रहा है तो सुनो। मेरा नाम सविता है और मैं एक बहुत अच्छे और इज़्ज़तदार ख़ानदान से संबंध रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी दिल्ली की ही एक जेल में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई का पाठ पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा। कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपये की रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किलों से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथी लोगों को ही देख लीजिए, उनकी किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। और उन लोगों के घर रोज़ाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और बाद में हमें नौकरी भी वैसी मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहते, मेरी प्यारी बेटी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं दिल्ली की जेल के जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं? रिश्वत दूंगी तभी तो नौकरी लग पाएगी, और पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने मुझसे कहा कि ना ही रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो यह हाल था कि वे ईमानदारी और फ़र्ज़ पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी जेलर ही बनना है, और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी थी और टेस्ट दे भी दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे, और ऐसा ही हुआ। मैं दिल्ली जेल में सिलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। जेल में कैदी औरतों की एक बड़ी तादाद थी। शुरू के दिनों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। ज़्यादातर लोग मुझे सैल्यूट करते तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता, और यहाँ तक कि कहानी सुनाकर वह चुप हो गई। मुझे उनका यूँ चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूँ खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, सविता, फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वह सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वह कहने लगी,
कि वहाँ औरतों को अलग अलग जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद यह औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थीं उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वहां से निकलने के बाद वो कुछ बनकर निकलें। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल भेज दिया जाता। शुरू शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी उनको अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी भी होती थी, लेकिन लगता था जैसे यहाँ के लोगों को तो पहले से ही काम ना करने की आदत थी। मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी, इसलिए ना सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती। मैं अपने नरम स्वभाव की वजह से कैदी औरतों में बहुत मशहूर हो गई, जिससे वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी काम धाम तो कुछ करती नहीं थी, बस रोज झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी आती मारती पीटती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फ़ायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोज़गार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। इसी दौरान मेरे लिए एक आला अफसर सुनील का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही स्वभाव के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वह ज़्यादा ही सुख की ज़िंदगी में खो जाए। इसलिए शायद मेरी खुशी को भी किसी की नज़र लग गई थी। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी से भरे हुए डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डब्बे जेल में आने जाने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे बात हजम नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है। मैंने दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़ रोज़ देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वही होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हों, ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी के लिए चुना था, जिसके लिए मैंने एक लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बों की तलाशी ली और डिब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर मालूम करके बताओ कि ये देसी घी के डब्बे आखिर आते किसके लिए हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी को ज़रूरत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त का यहाँ क्या होता है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती थी, इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए सविता से कहा कि आपको देसी घी के डब्बे की वजह से शक हुआ था। मेरे सवाल पर जेलर सविता ने कहा, हाँ, रोजाना ही कई डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर आते जाते थे और मेरी नज़र में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाई वह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय के भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई
कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूसी ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब जब देखा तो वह काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, यह सारा कमाल इसी देसी घी का है। यह इतनी सीधी सादी बात तो नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के समय देसी घी खाने का क्या क्या ज़रूरत है, और ज़बरदस्त बात यह थी कि जेल में आखिर अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई खास सबूत मुझे ना मिल सका, और मैं कुछ भी इनसे पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हें आगाह नहीं करना चाहती थी कि मुझे इन पर शक हो गया है। इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा, कोई तो सबूत मिलेगा, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। वो दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सिर टेबल पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि ये वही लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता हुआ देखकर कहने लगी, जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने शायद असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैडम जी सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वे दोनों वहाँ से चली गई। मैंने सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जेल में जिसकी मुझे खबर नहीं थी, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है उसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन खड़े होते ही मेरा सर चकराने लगा और मुझे नींद आ गई। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई गई थी उसने अब मुझ पर असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए मैं घर चली गई। घर आकर मैं सोचती रही कि कांस्टेबल के साथ वह दूसरा शख्स कौन था जिससे वह मेरी बात कर रही थी। जिसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई और मैंने फैसला किया कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय दी जाएगी, मगर आज मैंने वह चाय नहीं पी। मैंने उसे वॉश बेसिन में गिरा दिया। खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ इस अंधेरे कमरे में वह औरतें रहती थी जो रोज रात को देसी घी खाती थी। लेकिन आज उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम से उन सब पर चिल्लाई और मैंने चिल्लाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। और कुछ औरतें वहाँ सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों या महीनों से यह काम किए जा रही थी। ये वही औरतें थी जो कत्ल के जुर्म में यहाँ जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल ने मुझे देखा तो उसकी सांसें रुक गई। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वो उनसे काम करवा रही थी। मैं तुरंत समझ गई कि ये देसी घी इन औरतों को क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह उन औरतों को देसी घी खिलाकर सुरंग खोदने के लिए लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल से पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ है। मैंने कल तुम्हें किसी और से बात करते हुए भी सुना था। वह कौन था? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी
उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब वो तुम्हें नौकरी से निकालेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ आप किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं खुद एक जेल के कमरे में कैद हूँ। मुझे याद आया कि मैं जब फ़ोन कर रही थी तो किसी ने मेरे सर पर वार किया था। लेडी कांस्टेबल के अलावा वो कोई और नहीं हो सकता था। उसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मुझे होश आया तो मैंने देखा उस लेडी कांस्टेबल के साथ जो औरत खड़ी थी, तो उसे देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि ये वह हो सकती है। वह तो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था कि वह एक बहुत अच्छी जेलर है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। और फिर इन औरतों ने मुझे मिलकर कैद कर लिया। वो दोनों मिली हुई थी। इन्हीं दोनों की मदद से वह कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले लेडी कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए थे। पैसे के लालच में आकर ही ऐसे गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला और भी ज़्यादा गंभीर था। जो देसी घी अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में खास एस्ट्रॉइड शामिल किए जाते थे, जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती थी। यह देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। यह कोई मामूली देसी घी नहीं था। यह सारा काम रात के वक्त जेलर की मौजूदगी में निहायती चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने मुझे जिस दफ्तर में कैद किया है, वहाँ तो मैंने पहले से ही कैमरा लगा कर रखा हुआ था, जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उनका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता था। बाद में कोर्ट की तारीफ के लिए एक नोटिस जारी किया गया कि मैं छुट्टी पर हूँ। यह सारा काम उसी जेलर और कांस्टेबल का था, ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को अजीब ना लगे। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। उसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था, लेकिन एक दिन जब वह मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और इसी वजह से मेरी पुलिस पीछे लगी है। और इस तरह से उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुना दी, जिसको सुनने के लिए मैं बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर जेलर से पूछा, लेकिन आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर सविता कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर मैं यही सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जेलर सविता मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने उसे बताया कि मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है, तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब टेस्ट देने जाना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही को मैं खुद साबित करूंगी। मैंने जेलर सविता को कहा कि मेरे सब घरवाले ऋषिकेश शादी में गए हुए हैं, इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। मुझे ये सारी कहानी जानकर इस बेचारे के लिए बहुत दुख हुआ था। सविता एक ईमानदार जेलर थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह वहाँ से जा चुकी थी। शायद अपने पति को फ़ोन करके बुला लिया था, क्योंकि उसने बातों ही बातों में इस बात का जिक्र किया था कि मैं तुम्हारे पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद सविता की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं इस जेल के अंदर जाती, और यह सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मेरी प्रार्थना रंग लाई, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। अपनी कहानी सुनाने के साथ साथ उस ईमानदार जेलर ने मुझे इंटरव्यू की कुछ हद तक तैयारी करा दी थी। उन्होंने मुझे बता दिया था कि एक जेलर के पद के लिए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनकी जानकारी मेरे लिए रंग लाई, जिसकी वजह से मैं कामयाब भी हुई। जब मैं पहले दिन जेल गई तो मैंने वहां जाते ही देख लिया था कि वह कौन सी औरतें हैं जो सुरंग खोदती हैं और देसी घी हजम करती हैं। इन औरतों को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था
और फिर मैंने बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर यह बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर भिजवा दिया जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे सविता ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल पर एक छापा मारा गया जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाले जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। यह सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया था क्योंकि मेरा इरादा यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर सविता की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा दे दी गई। दिल्ली जेल की नाइट ड्यूटी की पोस्ट सविता को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर सविता ने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की। और अब मेरी जेलर सविता के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय।